आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने फिलिस्तीन की आज़ादी यानी एक इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन मान लिया है। राफा में इजराइल ने भयंकर बमबारी की है जिसमें कई सिविलियंस हताहत हुए हैं। उधर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने कई इजरायली सैनिकों को पिछले 48 घंटे में मार गिराया है। और ईरान के प्रेसिडेंट रईसी के फ्यूनरल में अगर किसी को बोलने की जगह मिली तो वो हमास के पोलित ब्यूरो मेंबर इस्माइल हानिये है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स के इस संस्करण में आपका स्वागत है। हम फिलिस्तीनी जो राउंड अप है, जो अपडेट है, आपको लगातार देते रहते हैं। बीच में थोड़ा गैप हो गया क्योंकि मैं दौरे पे था। अब मैं आपको आपके सामने 21 मई और 22 मई दोनों की जो घटना है वो रखता हूं। देखिए, 21 मई का बहुत महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि उस दिन जो जबलिया रिफ्यूजी कैंप में एक जो स्नाइपर ऑपरेशन हुआ, उस स्नाइपर ऑपरेशन में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने इजरायली सोल्जर्स को मार गिराया। उसके बाद देखिए ट्यूबस में क्या हुआ, जो वेस्ट बैंक में है। ट्यूबस में एक ये खास तौर पे जो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद है उसके लड़ाकों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और उसके कई फेजेस थे। इनफैक्ट जेनिन, नाब्लस और ट्यूबस, यहाँ पर पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद और हमास और तमाम जो रेजिस्टेंस ग्रुप से उन्होंने मिलकर लड़ाई लड़ी। फिर देखिए एक बड़ी खबर आती है 21 मई को, जबलिया में जो सैम 7 मिसाइल है उससे एक हेलीकॉप्टर, देखिए ये तीसरी घटना है कि सैम 7 जो मिसाइल जो टेक्निक डेवलप की है पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने, तो उसकी वजह से मतलब उसने क्या किया है कि जो करीब आप समझिए ये तीसरी घटना होगी। ये तीसरी घटना है जिसमें सैम 7 जो मिसाइल है उससे एक इजरायली हेलीकॉप्टर को सीधे मारा गया। अच्छा, सीधे मारा गया मतलब 2 में तो ये पूरा क्लियर था कि बिल्कुल निशाने पे लगी, वो हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया। तीसरे में जहां तक है कि पूरा हेलीकॉप्टर उड़ गया है और उसकी पूरी जो क्रू है उसको बचाने के लिए दूसरे हेलीकॉप्टर्स देखे गए। लेकिन उसके बाद भाई वो तो डिस्टेंस बहुत कम है इजराइल और फिलिस्तीनी उसमें, तो वो जो हेलीकॉप्टर जिसको मार लगी थी वो मतलब इजरायली साइड में चला गया। अब देखिए फिर क्या होता है कि हिजबुल्लाह ने एक बड़ी सफलता, एक नई, मतलब हिजबुल्लाह तो रोज ही देखिए रोज एवरी डे मतलब अबाउट 20-30 स्ट्राइक्स कर रहा है। लेकिन जो अल मर्ज साइट है उस पे उसने इजराइल की, ये उसने शायद चौथी या पांचवी बार, मतलब अल मर्ज पे बहुत बार नहीं मारा है, अल मर्ज पे स्ट्राइक की। उसके बाद देखिए फिलिस्तीन में जो कुछ गाजा में जो कुछ एक्टिविस्ट हैं जो एजुकेशन में मतलब एजुकेशनल एक्टिविटीज में हैं, उन्होंने यहाँ पर एक स्कूल का आयोजन किया, पीस एंड फ्रीडम स्कूल के नाम से यहाँ पर बाकायदा स्कूल शुरू हुआ। और उसके बाद जो 91st डिवीजन इजराइल की ब्रानित बैरक्स में है वहां पर सीधे हिजबुल्लाह ने मार की। साथ ही साथ तुलकरेम में देखिए जो दो ड्रोन्स तुलकरेम से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने सीधे मारे थे, उनको आईडीएफ इंटरसेप्ट करने में सफल रहा। लेकिन उसके बाद 2 फिर बार है जिसको वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। तुलकरेम से मैं बता दूं कि वेस्ट बैंक से इस तरीके से जो सीधे मिसाइल मारे जा रहे हैं, ये बड़ी एक मतलब यूनिक चीज है। इसमें कभी भी वेस्ट बैंक से जो ड्रोन्स, मतलब वेस्ट बैंक से इजरायली सेटलमेंट्स पे हमला करना गाजा से तो लगातार होते रहे हैं, लेकिन वेस्ट बैंक से ये एक नई चीज है। उसके बाद देखिए कि जो इलियाद जो अल रश जो इजरायली एरिया है, वहां पर फिर से इराक और हिजबुल्लाह ने जॉइंट एक ऑपरेशन में मारा। फिर इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक का पूरा बयान भी आया कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इलियाद पे उन्होंने हमला किया। और एक फिर खबर आती है देखिए कि सिंजल रमाल्ला में आईडीएफ ने एक इन्वेजन की कोशिश की जिसको फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने विफल कर दिया। बेथलेहम जो कि जेरूसलम के पास है, वहां पर एक 5 स्टोरी बिल्डिंग को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया आईडीएफ ने। और उसके बाद जो हिजबुल्लाह है उसने जो अल मलकिया साइट है उस पर बमबारी की। देखिए ये जो पूरी परिघटनाएं हैं, जिस तरीके से जो इजराइल हमला करता है उसके तुरंत बाद हिजबुल्लाह करता है, बहुत लोगों को लगता होगा कि ये ऐसे कैसे हो जाता है। और ये लेकिन देखिए क्या है कि हमास और
हिजबुल्लाह में एक यूनिक ये कम्युनिकेशन है। अब यूनिक कम्युनिकेशन कैसे है वो मतलब कोई देखिए फ़ोन वगैरह तो वो लोग यूज़ करते नहीं है, सैटेलाइट के थ्रू है, कौन सी सैटेलाइट किस फ्रीक्वेंसी पे यूज़ कर रहे हैं, इसमें बहुत हाई एक वही जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमास लड़ रहा है रेजिस्टेंस की लड़ाई, लेकिन उसके पास भी अपने तरह अपने लेवल की एक हाई टेक्नोलॉजी है जो इसराइल पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। उसके बाद देखिए जो रईसी साहब की जो मौत हुई, हत्या कह लीजिए, अभी मैंने इसके पहले भी वीडियो जाहिर किया, ये जारी किया, उस पर बहुत सारे इस तरह से कंडोलेंस मैसेजेस लगातार आ रहे हैं। इधर फिर क्या हुआ कि हिजबुल्लाह ने ईस्टर्न सेक्टर में जब्दाइन बैरक्स, रमीम बैरक्स और उसके साथ साथ विलेज ऑफ गजर यहाँ पर टारगेट किया, अल मर्ज पे फिर से टारगेट किया, जल अल अलम पे टारगेट किया, फिर से अल मर्ज और फिर से अल मर्ज लगातार। उसके बाद वेस्टर्न ये सेक्टर में जो मतलब ब्रानेत बैरक्स में पहले हिजबुल्लाह स्ट्राइक कर चुका है, उसके बाद अल राहिब साइड, मलकिया साइड, रमिया साइड, और इस तरीके से लगातार एक के बाद एक हिजबुल्लाह स्ट्राइक करता रहा। और फिर देखिए कुछ इसराइल ने जैसे कुछ वृद्ध महिलाओं को फिर से, जो फिलिस्तीनी वृद्ध महिलाएं हैं, ये उसकी आदत है, ये जैसे जेनिन, ये यहाँ से आप देखिए जेनिन आज मतलब 21 और 22 जेनिन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसे तुलकरेम लिबरेट हुआ था और तुलकरेम में अभी तक पूरी तरह से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का कब्जा है, उसी तरह से जेनिन में भी एक मतलब लिबरेटेड जोन बन गया है। बार बार आईडीएफ उसको लेने की कोशिश कर रही है और 21 और 22 मई को वहाँ पर ज़बरदस्त लड़ाई चली, इनफैक्ट अभी तक चल रही है। तो वहाँ से तो वो सबसे पहले उसकी शुरुआत हुई जब इजराइल की फोर्सेस ने एक वृद्ध महिला जो एक फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की मतलब एक सपोर्टर हैं यास्मीन, और चार बच्चों की माँ, उनको एक तरह से उनको एबडक्ट कर लिया। उनके एबडक्शन के बाद फिर क्या हुआ कि जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस है उसने पैलेस्टीन अथॉरिटी को, कुछ लोगों को ब्लेम किया, उनको उन लोगों ने दौड़ाया वहाँ पर, और उसके बाद आईडीएफ वहाँ पर सीन में अपीयर हुई। अब आगे देखिए हम लोग आईडीएफ से किस तरह की लड़ाई जेनिन में हुई, क्योंकि ये एक बड़ी कहानी 2122 की है। अब देखिए तुलकरेम में इधर जो अवनाई हेफेट्स जो सेटलमेंट है, जो इजरायली सेटलमेंट है, वहाँ पर फिर से गोलाबारी हुई, वहाँ पर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने फिर से मारा। और आपको बता दें कि वेस्ट बैंक में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो कई सेटलमेंट जो इलीगल अमेरिका भी मानता है और इजराइल भी मानता था, लेकिन इजराइल उनको रीइंस्टेट करने जा रहा है। इससे देखिए और ज्यादा संघर्ष बढ़ेगा और ये लड़ाई और ज्यादा लंबी खिंचेगी। ट्यूबस में देखिए फिर एक जो कि वेस्ट बैंक में है, वहां पर कुछ इस तरह से एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो रेजिस्टेंस के पास है वो फिर से इस्तेमाल हुई, और वो जो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस है उनके इस्तेमाल होने से आईडीएफ को नुकसान हुआ, और आईडीएफ ने रमल्ला, बेथलेहम, अल खलील यहाँ पर भी फिर साइमल्टेनियसली हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो विफल रहे। फिर देखिए हिजबुल्लाह के और स्ट्राइक्स आते हैं, नेतुआ, मेनाचिम, शाउमेरा, शुतला, ये सारे जो इजरायली सेटलमेंट है जिसमें पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, उसमें रोज लेकिन रोज जो लड़ाई हो रही है, जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस मार रहा है, ये वॉर ऑफ एट्रिशन है। मैं बार बार कहता हूँ कि तुमने एक मारा, हमने चार मारे, हमने दो मारा, तुमने चार मारे, ये इस तरीके से पूरा ये मामला चल रहा है। इस लड़ाई में धैर्य रखना और लगातार इस पर फोकस रहना कि हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। और यही देखिए उससे जुड़ा है जो पहले मैंने बात की कि कैसे घटनाएं होती हैं कि इजराइल यहाँ मारता है, उधर हिजबुल्लाह मारता है या हमास मारता है, ये पूरा पैरेलल चल रहा है। फिर उसके बाद देखिए एक कार बॉम्ब्स जो खासियत जेनिन की लड़ाई की भी रही, मैं आगे बताऊंगा कि कार बॉम्ब्स का यूज सबसे पहले ट्यूबस में 21 तारीख को हुआ, जब फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने कार बॉम्ब से इजरायली व्हीकल्स को टारगेट किया। उसके बाद देखिए एक फिर वीडियोस आए, फिर और वही जो कार बॉम्ब्स के और करीब 3-4 इजरायली व्हीकल्स को जो नए जो कार बॉम्ब्स बनाए हैं उनसे ट्यूबस में ये टारगेट किया, बाद में यही जेनिन में यूज होंगे। फिर देखिए यहाँ पर एक बात आती है कि जो लगातार वो जो पोस्टर वॉर चल रही है, इजराइल भी अपने पैम्फलेट बांटता है, और लेकिन इजराइल जो कुछ दलालों के माध्यम से वेस्ट बैंक में पैम्फलेट बांट रहा है, उन दलालों को चिन्हित करके वहां से दौड़ाया गया। फिर देखिए ट्यूबस ब्रिगेड का एक बयान आता है कि उन्होंने फिर से एक कार बॉम्ब डिटोनेट किया। अभी इंटरेस्टिंग बात यही है
कि ये देखिए नाबल, ये पूरा ट्यूबस में इसकी प्रैक्टिस चल रही, लिटरली प्रैक्टिस चल रही, और जेनिन में वहां पर जाके ये पूरा अपने परवान पे कैसे चढ़ता। और देखिए ये बात आ गई कि सबसे पहले जब वृद्ध महिला को उठाया गया, उसके बाद जेनिन में इन्फिल्ट्रेशन करने की आईडीएफ ने कोशिश की। सबसे पहले जो जेनिन का जो बाहरी इलाका है वहां पर उन्होंने घुसने की कोशिश की, वहां पर वायलेंट क्लैशेस शुरू हो गया। उसके बाद लगातार देखिए जेनिन की जो है वहां पर कुछ इस तरह की कुछ जो पहले शायद मोनेस्ट्रीज थी, उसके बाद में वो बिल्डिंग्स बनी, कुछ मॉस्क भी इस तरह के हैं, वहां से इस बार लड़ाई हुई। और इस बार क्या हुआ कि जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस, देखिए एक खास चीज में वो एक्सपर्टीज है उसकी, जो कि गाजा में उसने यूज की टनल वॉरफेयर, वो यहाँ पर टनल्स नहीं है, तो उसने क्या किया कि वो यहाँ पर भी अब गड्ढे खोदने वाली लड़ाई जो है कि गड्ढे खोद के एक तुम पोजीशन बनाओ, एक वॉर ऑफ पोजीशन जिसको कहते हैं, कि एक तुम पोजीशन ले लो, उस पोजीशन के आगे और तुम जैसे बैरिकेडिंग होती है, बैरिकेडिंग तुम कर दो, लेकिन बैरिकेडिंग यहाँ कोई आगे वो लगा के जैसे पुलिस करती है वो नहीं, बल्कि आर्म्स की बैरिकेडिंग। तुमने कई गड्ढे खोद के कई फाइटर्स अपने प्लेस की, जिसकी वजह से आईडीएफ के सोल्जर्स आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये पूरा देखिए एक सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ। और फिर एक खबर आई कि जो जेनिन की लड़ाई में आईडीएफ सोल्जर्स घायल होना शुरू हुए, कुछ फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स भी घायल होना शुरू किए और मतलब शुरू हुए। और एक टीचर और जो कुछ सिविलियंस भी, जैसे एक अल्लाम जरादात नाम के एक टीचर थे, वो 21 तारीख को ही जेनिन में शहीद हुए। उसके बाद फिर से वही कि मतलब एम्बुलेंसेस वगैरह को वहाँ आईडीएफ ने नहीं जाने दिया, लेकिन इस बार जनता के कुछ हिस्से खुल के सामने आए और उन्होंने आईडीएफ को कंपेल किया कि वो एम्बुलेंस वहां पर जाने दे। ये देखिए बिल्कुल डे टू डे जो रोजमर्रा की घटना है, पल पल जैसे हो रही है। अब यहाँ देखिए तो अल नसीरा स्ट्रीट, अल जबरियत, अल हदाफ, अल अहमदीन राउंड अबाउट, अल हिसान राउंड अबाउट, ये पांच जगह जेनिन की यहाँ पर भयंकर युद्ध छिड़ गया। 21 तारीख पे हैं हम लोग, हैं अभी, याद रखिएगा। फिर जो आईडीएफ ने जो पूरा एक जेनिन कैंप को जो आगे से स्टॉर्म करने की कोशिश की, जो उसके मेन गेट्स हैं, क्या हुआ कि जो बैरिकेडिंग एक लगाई थी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने, थोड़ी देर बाद वो लोग विड्रॉ कर गए। ऑब्वियसली ये हिट एंड रन जो टैक्टिक्स है, उसके बाद जब वो विड्रॉ कर गए तो वो लोग आगे बढ़ के उन्होंने जेनिन के एकदम जो एंट्रेंस पे घुसने की कोशिश की। वहां पर पहले से एक हाई एक्सप्लोसिव डिवाइस तैयार था और जिसमें आईडीएफ के कई सैनिक घायल हो गए जब वो विस्फोट हुआ। इसी बीच खबर आती है कि यमन 21 तारीख को, 21 मई को, यमन की आर्म्ड फोर्सेस ने कम से कम दो जहाजों को और एक अमेरिकन MQ-9 एयरक्राफ्ट जहाजों को जो एक टारगेट किया। ये लोग तो इन जहाजों ने जब हल्का सा इन पे हमला हुआ तो ये पीछे हट गए। फिर देखिए जो अमेरिकन MQ-9 एयरक्राफ्ट जो है उसको इन्होंने एक बार दोबारा मारा। ये MQ-9 जो रीपर ड्रोन्स हैं, एक्चुअली इनको पहले भी मार चुके हैं, ये बहुत महंगे ड्रोन्स हैं। और यमन ने फिर से अपनी काबिलियत दिखाई। जब यमन ने कहा था कि हम किसी भी इस तरह के ड्रोन्स का अलाउ नहीं करेंगे, तो उसने फिर से एक अपनी काबिलियत दिखाई। फिर देखिए जेनिन की लड़ाई चलती रहती है और उसमें फिर वही हुआ कि जिस तरह से एंट्रेंस पे कार बॉम्ब यूज हुआ था, वैसे ही जलबौनी राउंड अबाउट पे कार बॉम्ब यूज हुआ। और जबलिया में इधर क्या है, गाजा में जो पूरी लड़ाई चल रही है वो तो चलती रही 21 तारीख को। और उसमें फिर वही हुआ कि जो जबलिया में जो फिर से आईडीएफ अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, वो लगातार वहां पर मोटर की मार, मतलब एक फायर को सस्टेन किए रहना। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के पास कितना एम्यूनेशन है आप देखिए, ये बहुत आसान बात नहीं। ये फायर्स को सस्टेन करना इतने लंबे समय तक, ये बड़ी चीज है। और ये जो है एक मतलब यहाँ पर मेजर एक एस्पेक्ट है कि फायर को वो सस्टेन कैसे करते हैं। और इस चीज को लेके आईडीएफ भी एक मतलब उसने एक अपनी बाकायदा मुझे ये खबर है कि एक अपनी यूनिट खोली है जो इसी पे रिसर्च करने के लिए, और कि उनका एमिनेशन कहाँ से आ रहा है। एमिनेशन, अब ये बताइए इतने साल से वो लोग लड़ रहे हैं और अभी तक उनको ये नहीं पता कि इनका एमिनेशन कहाँ से आ रहा है। मतलब ये तो अच्छा। फिर आईडीएफ ने एक और निलीन जो एक एरिया है रमल्ला का वेस्ट बैंक में, उसको इन्वेड करने की कोशिश की, वहां भी उनको पीछे हटना पड़ा। अल वकाला एक एरिया जो जेनिन में है, वहां पर हमला करने की कोशिश की, वो विफल रहा। फिर देखिए जो एक
एक खबर आती है कि जो सलादीन ब्रिगेड्स हैं, सलादीन ब्रिगेड्स भी एक पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के फैक्शन से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने वहां पर गाजा में इन्होंने अपना नया फ्रंट खोला। फिर जेनिन में क्या हुआ? अच्छा ये देखिए, बार बार ये बात आती है इजराइल की तरफ से कि जब वो मिलिट्री अपने एक्शन में पिटने लगता है तो फिर वो क्या करता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब उसने यहाँ क्या किया कि जेनिन में उसने कुछ, तो उसके साथ बुलडोजर्स होते हैं, तो वो बुलडोजर्स जो हैं वो लगातार वो मतलब वो सड़कें खोद रहे हैं, सड़कों को खोदना शुरू कर देते हैं। जब ये फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि जेनिन में आप हवाई हमले उस तरह से कर नहीं रहे हैं, आप सिविलियंस को उठा रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन उस लेवल पे तो कहीं से नहीं जो आप गाजा में कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो सड़कें जो है, सड़कें खोदना, ये बहुत बड़ा काम, एक जो दुनिया की इतनी बड़ी आर्मी है इजराइल की, उसका एक इतना महत्वपूर्ण काम है कि सड़कें खोदना, मतलब ये आप सोच लीजिए ये हालत है। अच्छा, इसके बाद देखिए एक के बाद एक जो जेनिन में जिस तरीके से लड़ाइयाँ हो रही हैं उनकी खबरें आई। उसके बाद गाजा में जो यबना कैंप, सेंट्रल राफा, जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। राफा में देखिए, राफा में अभी तक सोचिए कितने दिन हो गए। हमने सबसे पहले आपसे कहा था कि राफा में आईडीएफ इन्वेट करने कि आईडीएफ ने राफा इन्वेट किया, इतने दिन हो गए, लेकिन आज तक जो पूरी सिचुएशन है कि 6 से 7 दिन हो गए, आज तक ये लोग राफा के अंदर घुस नहीं पाए। फिर जेनिन की खबर देखिए, लगातार जैसे पूरा एक फिल्म होती है ना, पैरेलल कटिंग, इधर एक सीन, इधर सीन, मतलब इधर पैरेलल, गाजा वेस्ट बैंक गाजा, इस तरह से पूरा ये मामला चल रहा है। अच्छा, फिर देखिए भाई जेनिन में जब इनको हताशा हाथ लगी तो इन्होंने फिर से एक वहां के अस्पताल पे हमला कर दिया और वहां पर जो हैं कुछ फिलिस्तीनी शहीद हुए। टोटल शायद कल और आज को मिला के अभी संख्या 7 फिलिस्तीनियों की है, जिसमें लड़ाके 2 ही हैं, बाकी सब सिविलियंस हैं जो जेनिन में मारे गए। आईडीएफ की संख्या का कोई काउंट नहीं है, वो देखिए अभी रेजिस्टेंस ने कहा है कि उसको वो पब्लिश करेगा। अभी देखिए उसके बाद यहाँ पर वेस्ट बैंक में जो है पैलेस्टीनी इस्लामिक जिहाद की कुछ नई यूनिट्स वो एंटर की, और फिर वो घटना आती है जो जबरियत, जो नेबरहुड है जेनिन का, वहाँ पर जो घटना हुई कि यहाँ पर कई बाहर के लोग हैं, मतलब जेनिन के बाहर के जो फाइटर्स हैं वो यहाँ पर आ गए और उन्होंने पीछे से इजरायली फौजों पे हमला किया। ये टैक्टिक्स पहले भी इस्तेमाल कई बार हो चुकी हैं, मैंने आपको बताया, खासतौर पे वेस्ट बैंक में, क्योंकि गाजा की लड़ाई की टैक्टिक्स अलग, लेकिन वेस्ट बैंक में जो एक तरीका है कि आपने शुरू किया, एंगेज किया इजरायली फोर्सेस को, उसके बाद आपने एक दूसरे एरिया से, जैसे मान लीजिए तुलकरेम से या नाबलस से या ट्यूबस से, ऐसी फोर्सेस जिनको आईडीएफ ट्रैक नहीं कर पा रही है कि ये लोग आ जाएंगे, या उसने अभी उसके पूरे मतलब सर्वेलेंस में ये सारी चीज़ें नहीं है, वहाँ से फोर्सेस आके अटैक कर रही हैं। तो ये देखिए एक इसमें काफ़ी ये जो जबरियत की लड़ाई है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर इसमें इजराइल की हार हुई। फिर वही बात हुई कि जेनिन में उन्होंने फिर से कुछ सिविलियंस को टारगेट किया, मारा, और फिर देखिए वही कि 7 लोग करीब वहाँ पर, एक जैसे मैं कह रहा था आपसे कि 7 वहाँ पर फिलिस्तीनी मारे गए, 15 इंजर्ड हुए, और जो आईडीएफ है वो उनके जो लोग घायल हो रहे हैं जेनिन में, उनको वो लगातार उठा के वहाँ से ले जा रहे हैं। उसके बाद जेनिन की इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पूरी काट दी इजराइल ने। अब ये बहुत पुरानी एक मतलब हमेशा ये टैक्टिक्स रहती है, जब भी युद्ध में पीछे हटते हैं तो ये फिर एक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे टारगेट करते हैं। रोड इन्होंने खोदी, अब इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी काटी है। देखिए पल पल की पूरी खबर, कैसे कैसे चीजें हो रही। उसके बाद फिर से एक जो गाजा में जबलिया में एक एंटी पर्सनल डिवाइस से हमास ने एक आईडीएफ की इन्फेंट्री फोर्स को टारगेट किया, उसमें वहाँ लोग घायल हुए। ट्यूबस में फिर देखिए इधर जेनिन का जब ये खबरें फैली कि जेनिन में कुछ सिविलियंस भी मारे गए, तो ट्यूबस में भी इजरायली सेटलमेंट्स पे हमले शुरू हो गए। जो इजरायली सिविलियंस हैं उन पे, अब देखिए इजरायली सिविलियंस, ये लोग सिविलियंस नहीं है, ये लोग पैराट्रूपर्स हैं, मतलब पैरामिलिट्री टाइप के, कि जिनको आपने हथियार दे, जैसे यहाँ की पुलिस ने भी बीच में बहुत सारे ऐसे जो फोर्सेज हैं उनको हथियार दे के वो कह देती है तुम भी करो, तुम भी, और उनको संरक्षण देती है। वो पूरी स्थिति जो है
यहाँ पर भी देखिए लगातार मेरे ख्याल से यहीं से सीखी होगी, मतलब यहीं से सीखा होगा। फिर देखिए जो लगातार बात आती है कि जेनिन कैंप में फिर से इंकर्शन होते रहे, आईडीएफ कोशिश करती रही, लेकिन नहीं, यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी सफलता इनको नहीं मिली। अब देखिए जबलिया में क्या हुआ कि एक बड़ी घटना हुई, और ये बड़ी घटना 21 तारीख की है। इसमें 3 जो टैंक्स हैं, 3 इजरायली मरकबा टैंक्स, इनको अल यासीन 105 शेल से जबलिया में इनको मार दिया गया, और इसमें काफी क्षति हुई। तीनों टैंक्स जो हैं वो 2 टैंक्स को तो ये लोग मतलब इजरायली फौजें जिसको कहते हैं ना टो करके ले गई, एक बड़ी व्हीकल आई उनको टो करके ले गई। एक टैंक अभी भी पड़ा है वहां पर और वो जल रहा है। देखिए उसके अंदर के लोगों का क्या हुआ होगा, ये इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, इजराइल जितना भी झूठ बोले, लेकिन सच्चाई सामने है। उसके बाद देखिए एक और मरकबा टैंक जबलिया कैंप में वहां पर टारगेट हुआ। फिर जबलिया में एक और घटना हुई जहां पर जो व्हीकल्स आई थी इन टैंक्स को उठाने, उन पे हमला हुआ, उन पे पूरा एक आरपीजी शेल से हमला हुआ। इधर जो है ये पूरी फिर उधर जेनिन के सपोर्ट पे तुलकरेम का एक काफिन टाउन है, वहां पर युद्ध शुरू हो गया, और क्योंकि वहां से पैलेस्टीन अथॉरिटी के कुछ लोग यहां पर इनकी मदद के लिए इजराइल के आना चाह रहे थे, तो उनको वहां रोका गया। फिर लेबनान ने स्ट्राइक करना शुरू किया, रवायसत अल कर्न, ये जो शिबा फार्म्स जो इजराइल ने लेबनान के ऑक्यूपाई कर रखे हैं, और उस पर वहां पर टारगेट किया। उसके बाद देखिए कि गाजा सिटी के साउथ वेस्ट में बम्बार्डमेंट फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने किया। और फिर यहाँ पर जो एक बड़ी चीज होती है कि अल नसरा स्ट्रीट, अल हुसैन, ये देखिए ये सब जगह जेनिन में, यहाँ पर फिर से वही पूरा संघर्ष जो चल रहा है जेनिन में वो होता रहा। फिर देखिए ताल अल जतार एरिया जो नॉर्दर्न गाजा में है, वहां पर फिर से टीबीजी शेल से एक घर में जो आईडीएफ के सोल्जर्स जो छुपे हुए थे या पनाह लिए हुए थे उनको मारा। फिर जुहर अल दिक में एक कसारा स्कूल है जिसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया, वहां कोई पढ़ता नहीं है, बच्चे नहीं है, वहां पर इजरायली सैनिक छुपे हुए थे, उनको टारगेट करके वहां से मारा। फिर देखिए फिर अबनई जो हिफेज है तुलकरेम के पास, जैसे मैंने बताया था कि कुछ जब ये बात आई कि जेनिन में सिविलियंस को मारा है, तो इधर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने भी सिविलियंस पे हमला किया जो सेटलर्स है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो फिलिस्तीनी जो सिविलियंस हैं वो ज़्यादातर आर्म्ड नहीं रहते, मतलब क्योंकि उनको भाई या तो वो मतलब रेजिस्टेंस के पार्ट है, और या वो अपने एक मतलब रोजाना कामकाज में रहते हैं, जबकि युद्ध चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन सेटलर्स जो हैं, जो इजरायली सिविलियंस हैं, वो आर्म्ड है। तो ये देखिए बहुत बड़ा एक फर्क है, और इसमें इस चीज को हमेशा फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस कहता है कि इनके जो सिविलियंस हैं ये आर्म्ड हैं, ये लेजिटिमेट टारगेट, और मैं भी ये मानता हूं कि ये लेजिटिमेट टारगेट है। हम आपसे एक देखिए और बात करेंगे, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया है, उसमें हमास के लीडर्स के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट इशू किया, जिसमें ये मुद्दा आया था सिविलियंस को टारगेट करने का। तो उसमें अब उन्होंने इक्विवेलेंस स्थापित की कि भाई नेतन्याहू और इन लोगों के खिलाफ अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वारंट जारी करता है, तो उसने इस्माइल हानिये और यहिया सिनवार और मोहम्मद दैफ के खिलाफ भी वारंट इशू किया, उन लोगों को अक्यूज करते हुए कि आपने भी सिविलियंस की किलिंग की है। अब यहीं पर बात आ जाती है राजनीतिक पोजीशन लेने की, कि इजराइल ने जो किया वो एक अलग चीज है, उसने इनोसेंट सिविलियंस को जो एक आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा थे, और एक ऐसी सेना जो लड़ रही है आज़ादी की लड़ाई, एक ऐसी कौम जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है, उसके वो सिविलियंस हैं, तो उनकी पोजीशन दूसरी है, और वो लोग आर्म्ड भी नहीं होते हैं। और यहाँ पर जो आर्म्ड सेटलर्स हैं, और जिस तरीके से वो लोग लगातार सपोर्ट करते हैं जो इजराइल जेनोसाइड कर रहा है उसको, तो ये एक लेजिटिमेट टारगेट है, ये भी बात सामने आई है। ऑल्दो हालांकि 7 अक्टूबर का जो हवाला जो बार बार दिया जाता है, तो 7 अक्टूबर में ये बात साबित हुई है कि इजराइल ने ही अपने बहुत सारे लोगों को मारा, लेकिन फिर भी वहां पर सेटलर्स, वहां तो सेटलमेंट्स चाहिए हैं, वहां गोलियां चली हैं, दोनों तरफ से चली हैं, और उसमें सेटलर्स जरूर कुछ मारे गए होंगे हमास की गोलियों से, उसमें कोई इनकार नहीं। लेकिन उसको इस हद तक ले जाना कि उसमें सिविलियंस की किलिंग जानबूझ के हमास ने की, ये बिल्कुल गलत है। इजराइल जानबूझ के करता है, ये
बेसिकली जब इजरायली फौज से लड़ रहे होते हैं तो इसराइल अपने सिविलियंस को एक फ्रंट की तरह यूज करता है और जिसमें वो मारे जाते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये आप सोचिए आने वाले दिनों में इस पे बड़ी जबरदस्त बहस होगी और ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा। फिर देखिए जेनिन में फिर से वो जो लड़ाई में आपसे कह रहा हूँ, फिर वहीं एक के बाद एक कार बॉम्ब जो ट्यूबस में पूरा टेस्ट हुए उसको उनको जेनिन में यूज किया। उसके बाद देखिए फिर से जो इजरायली फौजें हैं वो वेस्ट बैंक में वो जेनिन में घुसने की वो कोशिश कर रही थी, उनको फिर से धराशायी किया गया। और फिर एक बड़ी खबर आई है 21 तारीख को कि ताल अल जतार जो एरिया नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप का है वहां पर हमास ने 5 जायनेट्स ये आईडीएफ सोल्जर्स को हैंड ग्रेनेड से पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा। 5, अच्छा ये चीज इसराइल ने स्वीकारी भी। 5 जो आईडीएफ सोल्जर्स हैं उनको हैंड ग्रेनेड से उनको एलिमिनेट किया पॉइंट ब्लैंक रेंज पे। ये पूरा एक जो तल अल जतार की जो बुरी घटना है। उसके बाद देखिए कि जेनिन में उधर पूरी लड़ाई ये चलती रही और फिर एक तल जतार एरिया में ही एक नया काम किया हमास ने कि एक शॉक एक्सप्लोजिव उसने वहां पर यूज किया। अब शॉक एक्सप्लोजिव क्या है कि आमतौर पे भाई हर एक्सप्लोजिव होता है जो शॉक क्रिएट करता है, लेकिन ये एक ऐसा एक्सप्लोजिव हमास ने डिवाइस किया है जो वेव्स में आता है, मतलब जिसका जो इफेक्ट है वो वेव्स में होता है। अब ये देखिए ये अब इसमें कोई पूछेगा इसकी क्या साइंस है, इसका क्या ये है, तो भाई आप रिसर्च कर लो। मैं तो अब इस समय ये इस चीज़ की रिसर्च तो कर नहीं सकता, मैं आपको रिपोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हमास के पास जो इंजीनियर्स हैं वो इसराइल से ज़्यादा काबिल हैं। इसराइल में चाहे अमेरिका के पढ़े हुए हों, जिन यूनिवर्सिटी से इसराइल के जो इंजीनियर्स हैं पढ़े हैं वहाँ तो विद्रोह चल रहा है, वहाँ तो अमेरिका इसराइल के खिलाफ विद्रोह चल रहा है। स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन, हार्वर्ड, इन सब जगह जो हमास के पास इंजीनियर्स हैं ये कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी बिकॉज वहाँ चक्कर क्या हो जाता है कि जब आपके पास ये फ्रीडम है, वॉर द वॉर ऑफ रेजिस्टेंस इज ऑल्सो अ वॉर ऑफ फ्रीडम। जो फ्रीडम एक रेजिस्टेंस फाइटर्स एंजॉय करते हैं, जो ऑटोनॉमी वो एंजॉय करती है, ये कोई नहीं करता। और यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं सबसे दुनिया में सबसे बेहतर एक्सपेरिमेंट्स तभी हुए। आप अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से देखिए, 1857 से देखिए, जो सबसे बेहतर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वॉरफेयर में वो रेजिस्टेंस वॉर और इंडिपेंडेंस वॉर्स में ही सामने आते हैं। जैसे टीपू सुल्तान के रॉकेट्स थे जिनके बल पे फिर इंग्लैंड ने अपने कॉनग्रीव रॉकेट्स बनाए। टीपू सुल्तान का कंट्रीब्यूशन हटा दिया, लेकिन दुनिया इस बात को याद रखती है कि टीपू सुल्तान और मैसूर का राज था जिसने सबसे पहले रॉकेट्स बनाए। तो अब देखिए यहाँ पर जो और क्लैशेस हो रहे हैं और जेनिन में यहाँ पर एक कुछ फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स पे अटैक हुआ जेनिन में, लेकिन उसमें इजराइल कामयाब नहीं रहा। कमल अदवान जो हॉस्पिटल है बेत लहिया में, वहाँ पर गाजा में, उसको फिर से जो इजरायली जो एयरप्लेन है उन्होंने टारगेट किया। और देखिए फिर वीडियो एक आया कि जो राफा में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश आईडीएफ ने 21 तारीख की सुबह की, वो कैसे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने विफल किया, लगातार वहीं मिसाइल मार के। फिर देखिए ये पूरी बात आती है कि जो 7 लोग जो 7 मारे गए, जिसमें 5 सिविलियन हैं जेनिन में, मतलब जेनिन के जो सिविलियन हैं उनकी डिटेल्स आते हैं। और फिर अल जतार से एक खबरें और आती हैं कि जब हमला हुआ और शॉक डिवाइस भी वहाँ पर यूज़ की, तो आईडीएफ ने अपने स्नाइपर्स लगाए और आईडीएफ के स्नाइपर्स लेकिन कुछ लोगों को मार नहीं पाए। उनको फिलिस्तीन पे स्नाइपर्स ऐसी जगह पे काम आते हैं जहाँ पर जैसे स्टालिनग्राद की लड़ाई है या इस तरह की, जहाँ पर कम से कम आमने सामने की फौजें लड़ रही हैं। उन जगहों पे काम नहीं आ पाते हैं जहाँ पर एक रेजिस्टेंस की फाइट चल रही है, गुरिल्ला वॉर चल रही है, वहाँ स्नाइपर्स बेकार हो जाते हैं। वहाँ पर स्नाइपर्स अगर सक्सेसफुल होते हैं तो रेजिस्टेंस फाइटर्स की, जैसे एक लगातार स्नाइपर्स, इजरायली स्नाइपर, मतलब फिलिस्तीनी जो स्नाइपर्स हैं उन्होंने इजरायली सोल्जर्स को टारगेट कर करके मारा है। शुरू से 7 अक्टूबर से ये पूरा सिलसिला चल रहा है। फिर आप देखिए जो कुछ और मैसाकर्स गाजा में जो इन्होंने आईडीएफ की फोर्सेस ने कमिट करने की कोशिश की, जिसमें वो विफल रहे। कुछ फिलिस्तीनी सिविलियंस की गाड़ियों पे गोली बरसाई जिसमें वो विफल रहे।
हिजबुल्लाह ने फिर देखिए अपना हैंड दिखाया और बमबारी की। फिर देखिए इधर जो चीता ब्रिगेड है, वही मैं कह रहा हूँ, बार बार देखिए क्या हो रहा है कि ये जो स्पेशलाइज्ड ब्रिगेड्स हैं रेजिस्टेंस की, वो पहले नहीं आती हैं सामने। वो एक स्तर जब हो जाता है, मान लीजिए 10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, यही जो तुलकरेम में 3 दिन जो लड़ाई चली थी, मतलब 3 दिन लगातार लड़ाई चली थी, उसमें भी चीता ब्रिगेड्स बाद में आए थे। और यहाँ भी देखिए चीता ब्रिगेड्स अपना दे मेक एन अपीयरेंस, आई मीन दे अपीयर ऑन द सीन एंड सडनली द आइडिया स्टार्ट्स विड्रॉइंग। फिर आप देखिए कि जो कुछ और हाँ, एक देखिए महत्वपूर्ण बात, जो कुछ महिलाओं की एक फोर्स फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने बनाई है, उसने भी देखिए एक अपना पहली बार जनीन की, मतलब वेस्ट बैंक में, अभी तो गाजा में थी, वेस्ट बैंक में जो वो महिलाओं की फोर्सेस हैं, वो आईडीएफ ने रिपोर्ट की कि वो पहली बार दिखाई दी। और वो उनका काम, वो शॉर्ट रेंज की वो राइफल्स लिए हुई थी और उन्होंने भी आईडीएफ पे गोली चलाई। ये पूरी एक बात सामने उभर के आई। इसके बाद देखिए कि जनीन में और ज़्यादा संघर्ष ज़्यादा तीव्र होता है। और फिर जो जबलिया कैंप में 107 mm रॉकेट्स पे एक लगातार मार शुरू हो जाती है रेजिस्टेंस की। और यहाँ पर आके क्या होता है कि राफा में एक गुरिल्ला एक्शन डिवाइस। अब गुरिल्ला एक्शन डिवाइस क्या है? देखिए ये सब नाम ऐसा नहीं है कि नाम के लिए नामकरण हो गया। गुरिल्ला एक्शन डिवाइस एक अलग डिवाइस, शॉकिंग डिवाइस से अलग। इसको भी इंडिजिनसली हमास ने अपने यहाँ पैदा किया है, हमास के इंजीनियर्स ने, जो पूरे अरब देश से आते हैं, और अपने टनल्स में किया है। इसमें भी राफा में फिर वही एक इन्वेजन की कोशिश जो आईडीएफ की थी वो विफल हो गई। और यहाँ पर देखिए जो अल महबूब, जो ईस्टर्न जबलिया में, जिसके बारे में हम बता चुके हैं आपको पहले भी पिछले वीडियोस में, अल महबूब मिलिट्री साइट में भी जो C5K रॉकेट्स, ये भी हमास ने अपनी ही फैक्ट्री में बनाए हैं, उनका इस्तेमाल हुआ। अब देखिए लगातार ये जो सारी बातें चल रही हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि वही कि जो बैकग्राउंड में पूरा जो इंटरनेशनल, क्योंकि एक जो अरेस्ट वारंट्स की बात थी वो आ चुकी थी सामने, और इन अरेस्ट वारंट्स को लेके पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा था कि हाँ भाई ठीक है, अगर ये भी हैं तो वो भी हैं। तो लेकिन इसमें आप ये नहीं कर सकते कि इजराइल और हमास एक ही उस पर खड़ा है, और लगातार इस पर एक प्रोपेगेंडा वॉर पूरी दुनिया में, जो जैसे स्टूडेंट मूवमेंट जो है जो फिलिस्तीन के पक्ष में है, वो लगातार इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है कि आप इस तरह से एक वो नहीं कर सकते। यहिया सिनवार, मोहम्मद दैफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस्माइल हानिया आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और नेतन्याहू और बेन गिवर, जिन 2 लोगों के खिलाफ वारंट निकला है, जबकि बहुत सारे और इजराइल के अधिकारी हैं, इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जो तमाम एट्रोसिटीज़ में इन्वॉल्व रहे, उनके खिलाफ जो वारंट निकला है, उसको मतलब उनके खिलाफ वारंट नहीं निकला, इजराइल में केवल 2 लोगों के खिलाफ निकला, नेतन्याहू और बेन गिवर, और यहाँ पर 3 लोगों के खिलाफ जो हमास के। ये अपने में एक अन्याय है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये इंसाफ नहीं हुआ है, और इसमें जो नेतन्याहू के खिलाफ वारंट्स निकले, उसको और वहाँ कम से कम 15 से 20 जो टॉप इजरायली ऑफिशियल्स हैं, उनके खिलाफ निकलने चाहिए थे वारंट्स। और यहाँ पर आप मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि एक चीज़ आपको बता दें कि यूएनओ के चार्टर 51 में फिलिस्तीनियों को और कोई भी जो कौम जो है जो मतलब गुलामी के द्वारा दबाई जा रही है, उसको आर्म स्ट्रगल करने का फ्रीडम है। ये देखिए, ये बिल्कुल क्लियर है। और इसीलिए यूएनओ के पूरे चार्टर को लेके सारी की सारी चीज़ें जो पैलेस्टीन रेजिस्टेंस है वो कह रहा है कि भाई देखिए, यूएनओ का जो चार्टर है उसके हिसाब से हमने जो भी किया वो एक तरह से लेजिटिमेट नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए है। फिर देखिए कार बॉम्ब्स का जो डिटोनेशन है ये ट्यूबस में होता है। जेनिन में पूरी लड़ाई चल रही है, और इधर क्या होता है कि जो मुजाहिदीन यूनिट्स हैं ये सामने आ जाती है। और फिर यमन में फिर से एक अमेरिकन MQ-9 ड्रोन यमन फिर से शूट डाउन कर देता है। अब क्या होता है इधर कि जो एक कुछ इंपॉर्टेंट, और ये एक नई चीज शुरू की कि जेनिन में से, मतलब जेनिन नहीं, वेस्ट बैंक के दूसरे इलाकों से भी कुछ वृद्ध जो महिलाएं हैं उनको आईडीएफ ने उठाना शुरू किया। ये जो सबसे पहले ईरानी लड़ाई इस बात पे शुरू हुई थी, उसके बाद इन्होंने 2-3 जगह और करना चाहा। रमल्ला में इन्होंने इस तरह से करना चाहा, और लेकिन उसमें ये सफल नहीं हुए।
फिर राफा में इन्होंने 22 तारीख को देखिए, 21 की रात 22 की सुबह राफा में इन्होंने बमबारी की। वहां पर सिविलियंस मारे गए, करीब तीन मैसेकर्स वहां पर हुए अल दराज में, और करीब 15 से 21 यहाँ पर जो सिविलियंस हैं वो हताहत हुए। मारे नहीं गए, कैजुअल्स में कुछ घायल हैं, कुछ हताहत हैं, मतलब कुछ मारे गए। उसके बाद जो जेनिन की मॉस्क हैं, उन्होंने देखिए 10 घंटे की लड़ाई हो गई है। अब 21 मई की रात को हम लोग पहुंच रहे हैं, 10 घंटे की लड़ाई हो गई है, और उसमें जेनिन की मॉस्क ने एक रेजिस्टेंस के अपने जो कॉल्स होते हैं या अबू उबैदा की जो स्पीचेस हैं वो उन्होंने एक तरह से ट्रांसमिट करना शुरू की। इधर क्या होता है कि जो गाजा में एक ईवो मैक्स 4T ईवो मैक्स 4T ड्रोन है इजराइल का, ये रेजिस्टेंस मार गिराता है। और ये देखिए 21 मई की आखिरी बड़ी घटना होती है। फिर 22 मई को जो सबसे पहले अल जजीरा के जो भी वहाँ पर एक इजराइल ने बैन कर दिया अल जजीरा को, लेकिन अल जजीरा के बहुत सारे लोग वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो है मतलब गाजा में ऑपरेट कर रहे हैं, तो इजराइल के सोल्जर्स कभी ना कभी उन पर भी हमला करते हैं, तो उसमें फिर से हमला करने की कोशिश हुई अल जजीरा के लोगों। लेकिन इस बार फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस तैयार थे, पहला मौका था जब फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने जर्नलिस्ट को बचाया। फिर देखिए एक बड़ी घटना होती है जेनिन में, वही कार बॉम्ब्स का जो इस्तेमाल है वो पूरा हो रहा है, वो लड़ाई चल रही है अभी। फिर कुछ वेपन्स जो हैं इजरायलीज के, कुछ वेपन्स इजरायली सोल्जर्स के जो अपना वेपन वगैरह या जो घायल हो गए थे उनके वेपन्स कॉन्फिस्केट कर दिए रेजिस्टेंस ने, और वेपन्स कॉन्फिस्केट करके उनमें से कुछ को तो मार दिया, ये जेनिन की बात बता रहा हूँ, कुछ को तो मार दिया और कुछ को छोड़ दिया। कौन जाके तुम बताना वहाँ क्या क्या तुम्हारा हाल हुआ है। ये बिल्कुल जैसे शोले में बात, या मतलब जैसे हिंदी फिल्मों में होता है कि भाई एक आदमी को छोड़ दिया जाता है कि तुम जाके बताओ, तो वो पूरी सिचुएशन। अब देखिए यहाँ पर जो फिर नेज़रीम एक्सेस पे एक स्नाइपिंग ऑपरेशन हुआ बड़ा, क्योंकि नेज़रीम एक्सेस बड़ा सेंसिटिव है इसराइल के लिए, और वो एक तरह से उसको एक गाजा से अलग करके इसराइल में मिलाना चाहता है, और वहाँ पर आप इजरायली सोल्जर्स को लगातार मार रहे हैं, ये एक बड़ी घटना है। फिर देखिए हिजबुल्लाह के पूरे जो 22 मई को जो कार्रवाइयाँ हुई, और उधर जेनिन में अपनी लड़ाई चलती रही। और इधर क्या हुआ, वैंकूवर कनाडा में छात्रों का आंदोलन फिर से भड़क उठा, लगातार ये चौथी बार हो रहा है। उसके बाद देखिए जो एक जेनिन में एक घटना होती है जिसको इजराइल बैन कर देता है सेंसरशिप में। वो घटना में क्या होता है कि वही व्हीकल्स जो हैं वो इतनी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं कि वो कम पड़ रही हैं, और इसको उनको उस कमी को पूरा करने के लिए लगातार इजराइल अपनी फौजें भेज रहा है, लेकिन वो भी जो मतलब अपनी नई व्हीकल्स भेज रहा है, लेकिन वो व्हीकल्स भी पूरी तरह से बॉग डाउन हो जाती है। इधर देखिए एक और खबर आती है कि कॉन्गो में विद्रोह, एक अफ्रीकन मुल्क जो कॉन्गो है, वो भी देखिए कैसे पूरी दुनिया जुड़ी हुई है गाजा से। कॉन्गो में एक कू अटेम्प्ट हुआ वहां की सरकार को हटाने का। कू अटेम्प्ट किसने किया? इजरायली जो मोसाद के द्वारा जो लोग तैयार किए गए थे, उन्होंने कू अटेम्प्ट किया। ये दुनिया में ये पूरी जंग हो रही है, और हर स्तर पे हो रही है। आपने देखा कि मतलब रईसी साहब को असैसिनेट करना, इधर कॉन्गो में एक कू अटेम्प्ट करना। और कॉन्गो में क्या है कि कॉन्गो की सरकार चाइना की क्लोज है, और अमेरिकन कैंप में आने से उसने मना कर दिया, और उस वजह से देखिए वहां पर एक मोसाद ने एक कू करने की कोशिश की जो फेल हो गया। फिर देखिए जेनिन में एक सिविलियन मारे जाते हैं, करीब 8 लोग हो गए। आरडीएफ के मारे जाने, जो लोग मारे गए घायल हो गए, उनकी संख्या 20 के ऊपर है, तो वहाँ कोई मुकाबला नहीं है। और फिर से एक पावरफुल जो बॉम्ब एक्सप्लोजन जो पूरा हुआ, और जो जिससे कुछ व्हीकल्स जो कि सिक्योरिटी जो एक बड़ा सिक्योरिटी इंसिडेंट इजराइल ने बना दिया, उसके बारे में और डिटेल्स उभर के सामने आते हैं। बेथलेहम में भी लड़ाई शुरू हो गई। बेथलेहम में एक पूरा वो वहाँ पर भी जो लोग निकले थे जेनिन के लिए, उनको रोकने की कोशिश की आईडीएफ ने। आईडीएफ को उम्मीद नहीं थी कि वो लोग गोली चलाएंगे, लेकिन गोली चली। और इधर क्या हुआ कि ये 22 मई को फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने यहिया सिनवार का एक भाषण पब्लिश किया, जो कि एक बैटल ऑफ अल सैफ हुई थी कुछ साल पहले,
उसमें अल अक्सा को बचाने के लिए, तो उसमें जो जीत हुई थी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की, उसके वो पूरा बड़ा ज़बरदस्त भाषण, तो यही सिनवार का, वो कभी मौका लगेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को सुनवाऊंगा, या आप लोग देखिए, मैं कमेंट लिंक में अपना ईमेल आईडी शुरू में ही डाल दूंगा, तो उसमें तो उससे भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर देखिए हिजबुल्लाह ने इस तरह से फिर अटैक किया, फिर जेनिन में लगातार अभी लड़ाई चल रही है जैसा मैं कह रहा हूँ, और जो एक और राफा में आईडीएफ ने मैसाकर करने की कोशिश की, जिसमें वो असफल रही, और उसके बाद देखिए 22 तारीख की बड़ी खबर आती है कि तीन आईडीएफ सोल्जर्स को फिलिस्तीनी स्नाइपर्स ने बेत हनून जो कि नॉर्थ ईस्टर्न गाजा में वहां पर मार गिरा है, 3 इजरायली स्नाइपर्स। और फिर देखिए जो माउंट अल काशिफ जो ईस्ट में है जबलिया कैंप में, वहाँ जो फिलिस्तीनियों ने ऑपरेशंस किए उसके बारे में बात आई। फिर देखिए वो फुटेज सारी आई कि जिसमें इजरायली सोल्जर्स अपनी जेनिन में जो उनकी व्हीकल्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं, वो सारी वो सामने आई। फिर देखिए वो आई खबर कि इस्माइल हानिये को ही अकेले अलाउ किया गया रईसी साहब की फ्यूनरल में स्पीच देने के लिए। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर स्पीच दी, पूरे अरब वर्ल्ड की यूनिटी की, और किस तरीके से पूरी जनता अरब वर्ल्ड की यूनाइटेड है। अब उसके बाद देखिए कि अल अक्सा मस्जिद पे ये पहुंच गए बेन गिवर, जिनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट निकाला है, और ये पहुंच के इन्होंने वहाँ चैलेंज किया, मतलब अल अक्सा मस्जिद में, कि हम लोग यहाँ पर यहूदियों को, या मतलब उनको जायनिस्ट को, यहूदी में जल्दी में कहेंगे जायनिस्ट को, जो कि वो वाले यहूदी हैं जो मानते हैं इजराइल सही कर रहा है, तो वो उनको भी हम यहाँ पर लाके उनको पूजा कराएंगे। और ये उन्होंने फ्राइडे के लिए चैलेंज किया है। आज शायद वेंसडे के बाद, मतलब परसों के लिए उन्होंने चैलेंज किया है। और इधर हिजबुल्लाह ने फिर अपनी जो मार है वो पूरी जारी रखी, और ये जो एक पूरी सिचुएशन जो यहाँ पर 22 तारीख को बन रही है, वो एक इस तरह से बनी कि उसमें मतलब जेनिन में जो पूरी सिचुएशन बनी, उसमें आईडीएफ की लगातार हार हो रही। उसके बाद देखिए जो एक बड़ी घटना होती है कि स्नाइपिंग ऑपरेशन जो केवल गाजा तक सीमित थे, अब ये पहुंच के वेस्ट बैंक पहुंच गए। और वेस्ट बैंक में न केवल जेनिन में, बल्कि ट्यूबस में, तुलकरेम में, और जब बेन गिवर ने जो जेरूसलम में स्पीच दी आज जाके, और उसने चैलेंज किया कि मैं यहाँ पर ज़ायनिस्ट को लाऊंगा, तो वहाँ पर थोड़ी देर बाद बेथलेहम में भी 2 आईडीएफ सोल्जर्स के ऊपर स्नाइपिंग ऑपरेशन हुए, दोनों घायल हैं। उधर जेनिन की लड़ाई जारी है। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।